नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके मॉड्यूल्स पेपर जो है वो आ चुके हैं और आज हम मॉड्यूल्स पेपर पर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी बात करेंगे कि जो मॉड्यूल्स पेपर में जो विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, जो ऑप्शनल वाले प्रश्न होते हैं कि आपको तीन में से कोई एक करना है या दो में से कोई एक करना है, उन प्रश्नों में हम सही प्रश्न का चयन कैसे करें। हमें सभी प्रश्न आते हैं, लेकिन हम ऐसा कौन सा क्वेश्चंस लिखे, ऐसा कौन कौन सा प्रश्न अटेम्प्ट करें कि हमें उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना हो। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर पर। ये जो पेपर है आपके 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स जो है आपको वो इंटरनल मिलेंगे, मतलब आपको स्कूल के माध्यम से 20 मार्क्स मिलेंगे। टोटल ये पेपर आपके 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 3.25 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है, जैसे पहले पेपर होते थे उसी प्रकार से पहले भी पेपर इस समय भी पेपर होंगे ही होंगे। लेकिन इस बार के पेपर में आपको कुछ अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके जो पेपर का पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले आपके पेपर में 5 खंड होंगे: खंड ए, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड य। खंड ए बी सी डी ई, ये जो है आपके पेपर में 5 खंड होंगे। हम बात करते हैं खंड ए की, खंड अ की बात करते हैं, क्योंकि खंड बी, खंड सी, खंड डी, खंड ई तो ये हमें आसानी से समझ में आ जाते हैं। किंतु खंड ए में हमें जो है बहुत ही इसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हमको देखने को मिलती है कि भाई ये क्या है। आई, टू, एक्स, मतलब ये आई नहीं, इसको हम लोग रोमन में एक कहते हैं और ये 10 है, ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। तो ये खंड एक को हम पहले ठीक से समझ लेते हैं कि खंड ए में क्या क्या आने वाला है। और इसका ये मूल्यांकन है जो 20 मार्क्स का है। खंड एक जो है वो 20 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा अंक भाव जो है खंड ए लेके जाता है। तो खंड ए में क्या क्या आता है इसको ठीक से समझ लेते हैं। पहले मैंने आपको समझने के लिए यहां पे एक स्लाइड बनाई हुई है, देखिए। खंड अ, क्या खंड ए आपको यहां पर देखने को मिलेगा, खंड अ। दोस्तों आप देख सकते हो खंड अ में, मतलब खंड ए में आपको 3 क्वेश्चंस होगा। पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको एमसीक्यू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एमसीक्यू। प्रत्येक एमसीक्यू जो है 1 मार्क्स का होगा और टोटल होंगे 10 एमसीक्यू, मतलब 10 मार्क्स के आपको एमसीक्यू मिलेंगे। एमसीक्यू मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस दिया होगा, एक प्रश्न दिया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा एक वाक्य में, एक पंक्ति में उत्तर लिखना है। तो उसमें आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपको 7 मार्क्स यहां पे मिल जाएंगे। एक पंक्ति में, एक वाक्य में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है, तो आप लिख सकते हो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आप सिर्फ जयपुर मत लिखिए, पूरा लिखिए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो उससे ये हो गया एक पंक्ति में। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो है रिक्त स्थान, मतलब खाली जगह भरना है कि नहीं? कोई पंक्ति दी हुई, उस पंक्ति के बीच में आपको एक खाली जगह दी हो गई। उस खाली जगह में आपको एक शब्द लिखना होगा, यही होता है रिक्त स्थान। आपको 3 रिक्त स्थान मिलेंगे, प्रत्येक का 1 मार्क्स होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 10 मार्क्स प्लस 7 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स कितने हो गए? 20 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपका खंड अ या खंड ए जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। खंड बी जो है ये, इसमें क्वेश्चंस 12 से लेकर 19 तक टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा और ये 16 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, मतलब 8 क्वेश्चन से 8 के 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है और 16 मार्क्स का इसका अंक भाव है। हम आगे अभी इसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। खंड सी, मतलब खंड स जो है वो 20 से लेकर 23, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस रहे, 4 क्वेश्चंस रहेंगे। 4 क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चंस का मार्क्स रहेगा 4, मतलब 16। तो इसका हो गया 16 का अंक भाव, इसका हो गया। इसके बाद खंड डी, खंड द, इसमें आपको 24 से लेकर 25 तक, मतलब 2 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भाव कितना होगा? 5 मार्क्स, और कुल मिलाकर हो जाएगा 10। और खंड ई जो है 26 से लेकर 28 तक होगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, मतलब जो प्रत्येक क्वेश्चन, कुल क्वेश्चंस की संख्या है वो 3 होगी। कुल देखिए 26 से लेकर 28, कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भाव है 6, मतलब एक क्वेश्चन आपको 6 अंक दिलाएगा। तो 3 क्वेश्चन है
तो टोटल कितने हो गए, 18 मार्क्स हो गए। तो इस प्रकार से आप सभी को गिनोगे तो हो जाएगा टोटल 80 मार्क्स। कितना हो जाएगा, 80। तो 80 मार्क्स का पेपर आपका इस प्रकार से बनेगा। खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी, खंड ई, इन 5 खंडों में बट के आपका 80 मार्क्स का पेपर जो है संपूर्ण बनेगा। अभी देखते हैं कि एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चंस, प्रश्न एक में जो है आपको 1 से लेकर 10 तक एमसीक्यू रहेंगे। मैं आपको बता एमसीक्यू किस प्रकार से होते, देखिए आपके मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो सही ऑप्शन क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य, है कि नहीं। तो ये आपको, अगर आप ये सही ऑप्शन लिख दोगे इसके नीचे, तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 एमसीक्यू होंगे, 1-1 मार्क्स के, और टोटल हो जाएंगे 10। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे देखिए आपको क्वेश्चंस 2 से लेकर 8 तक जो है आपको क्या रहेंगे, एक वाक्य में, एक पंक्ति में उत्तर रहेंगे। आप देख सकते हैं एक पंक्ति में उत्तर, और 7 इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 7 मार्क्स के। जैसे कि यहाँ पे देखिए राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, तो सीधी सी बात है इसका उत्तर क्या होगा, आप पूरा सेंटेंस लिखोगे कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 अंक का खाली जगह मिला हुआ, प्रत्येक का 1 अंक है। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि ग्राहम बेल ने, यहाँ पे देखिए डैश का ऑप्शन, डैश में क्या आएगा, ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया, सीधी सी बात है टेलीफोन का आविष्कार किया था। आप लिख सकते हो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जिसने संचार की दुनिया में क्रांति ला दी। तो आप यहाँ पे टेलीफोन लिख सकते हो, है कि नहीं। तो ये हो गया खंड अ की बात, ए की बात। अब देखिए खंड बी, खंड बी में टोटल जो क्वेश्चन है वो कुल 8 क्वेश्चन है, और टोटल मिलाकर 16 हो जाते हैं। आपको इसमें किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताइए, या फिर वोलेट एक्ट का काला कानून क्यों कहा जाता है, नकदी फसलें क्या होती है, कोई 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। तो जैसे कि यही क्वेश्चन लेते हैं, नकदी फसलें क्या होती है, तो आपको इसको कैसे लिखना है, इसको आपको पहले पॉइंट वाइज लिखना है, क्वेश्चन को पॉइंट वाइज, की पॉइंट 1, पॉइंट बी, ऐसा पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट 3, आपको इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। जब आप क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको जो आप लिख रहे हो वो सही से लिख पाओगे। इसके अलावा जो आपका पेपर चेक करेगा उसको भी एक अच्छा, उस पर भी एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ बच्चे को आता है इसलिए इसने एकदम सही से लिखा है। आप अगर ऐसे मतलब पैराग्राफ में लिखोगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसमें 4 पॉइंट बना के लिख सकते हो आराम से, प्रत्येक पॉइंट का आधा मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, खंड स में आते हैं। खंड स में देखिए प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलते कि आप या तो ये कर लो या आप ये कर लो। और ये सबसे अच्छी बात है कि मान लो आपको ये आता है ये नहीं आता, है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दोनों क्वेश्चन आते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे तो दोनों क्वेश्चन आते हैं, तो अब मैं कौन सा करूं, भाई मुझे क्वेश्चन तो दोनों आते हैं, तो अब मेरे लिए कौन सा करना सही रहेगा, तो आप कौन सा करोगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ये पूरा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसमें सर आपको इन्फॉर्मेशन ही लिखनी है। इन्फॉर्मेशन का अतिरिक्त आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन भी लिख दी तो आप उसका उसमें मार्क्स कट जाएगा। लेकिन आप दूसरा क्वेश्चन दीजिए, थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि मैं भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें भारत की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इसके कारण पर व्याख्या करनी है। तो आप इसमें अपने मन का भी लिख सकते हो, और सबसे अच्छी बात है कि जब आप अपने मन का लिखते हो तब उसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है। मतलब अगर आप अपना मन के लिखते हो और सही सही लिखते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जब पेपर चेक करने वाला देखेगा तो आपको उसको भी कुछ अलग दिखने को मिलेगा, उसको भी कुछ अलग जो है देखने को मिलेगा, और वो आपको अवश्य ही अच्छे मार्क्स देगा। अभी यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए, तो इसमें आपकी बुक में जो जो लिखा है आप वो पढ़ के जाओगे वही लिख दोगे, और वो चीज तो सब उसको पता ही है पहले से, तो वही क्या कभी ये तो पहले से लिखा हुआ है, इसका तो एक अलग इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप ये लिखोगे ये भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, तो ये करने से मतलब आप अपने पहली बात कि आप अपने मन से लिखोगे, आप अपने शब्दों में लिखोगे और आप सोच के लिखोगे, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो अलग आप ऐसा लिख ही दोगे उसमें जो सामने वालों को पता नहीं होगा, और सामने वालों को अचानक से लगेगा कि हाँ कुछ अलग कुछ नया सा मुझे मिला है, तो आपको अवश्य ही अच्छे मार्क्स देगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय और बेरोजगारी के कोई 2 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पे ये 2 चीजें देखिए कि गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए और बेरोजगारी के कोई 2 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगर मुझे दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो सीधी सी बात है मैं दूसरा वाला करूंगा। क्यों करूंगा
कि मुझे प्रकार, यहाँ पे देखिए कितने प्रकार पूछे, 2 प्रकार। हालांकि मैंने 6-7 प्रकार पढ़े हुए हैं, लेकिन 6-7 में से 2 प्रकार ऐसे जो मुझे एकदम सटीक आते हैं, एकदम अच्छे से आते हैं, और उसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे, कम से कम ये देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कम से कम इसमें 8 पॉइंट तो लिख ही दो। 8 पॉइंट का मतलब होगा एक पेज, पूरा एक पेज भर दो, और पूरा पॉइंट बना के, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस प्रकार से पूरा पॉइंट बना के आपको लिखना है। तो 2 प्रकार है, तो 2 प्रकार में पहला प्रकार लिख दिए तकनीकी कारण, है कि नहीं। बेरोजगारी का क्या है, पहला तकनीकी कारण, दूसरा क्या है, घर्षण कारण। तो आप इस प्रकार से 2 प्रकार लिखिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करेंगे ना, तो सीधी सी बात है, एक अलग तरह का नजरिया आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करोगे, पहला ये, और दूसरा ये कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखना है कि आप इस अधिकार का, सूचना के अधिकार, आरटीआई का उपयोग करके आप किस प्रकार से सूचना प्राप्त करेंगे, कि आप लेटर लिखेंगे, लेटर में क्या क्या लिखेंगे, तो आपको उसमें पूरा प्रोसेस बताना है। और इसमें क्या है कि आप उपभोक्ता के रूप में आप कौन से कर्तव्यों का निर्वाह करोगे। देखिए यहाँ पे आप कौन से, तो आप मतलब भाई हम ये कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तो आप अपने मन से लिखिए ना भाई, इसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि इसमें देखिए स्टेप लिखने, प्रोसेस लिखने हैं, और प्रोसेस तक का क्या है, बदलता रहता है। आपकी बुक में कुछ और लिखा है, और समय के साथ साथ जो है स्टेप्स जो होते हैं वो बदलते जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आप ये क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट करने हैं, आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस लिखने हैं, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मुझे दोनों क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या है, इसमें दोनों में जानकारी भरनी है, जो दोनों में ही जानकारी लिखनी है। अगर मुझे दोनों में से कोई बहुत सटीक सा अच्छे से क्वेश्चन आता है, मैं उसको करूंगा, है कि जैसे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, तो इसमें सिर्फ विधायी शक्ति पे ही हमें फोकस करना। देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ विधायी शक्ति पे फोकस करना है, लेकिन यहाँ पे 4 प्रमुख कार्यों का, तो यहाँ मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ विधायी शक्ति लिखूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए विधायी शक्ति पूरी, उसकी विधायी शक्ति के रिलेटेड मुझे बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं। अगर मुझे सिर्फ थोड़ा सा पता है विधायी शक्ति के बारे में, तो मैं क्यों इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, है कि नहीं। तो तब तो मैं इस क्वेश्चन पे जाऊंगा, 4 प्रमुख कार्य पे जाऊंगा, क्योंकि मैं अगर 4 में से अगर 3 प्रमुख कार्य भी सही ढंग से लिख देता हूं, तो 4 में से 3.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, या न तो 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि इसमें सिर्फ हमको एक पॉइंट पे फोकस करना है, और इसमें 4 पॉइंट पे हमको फोकस करना है। तो जहां पे ज्यादा फोकस करना होता है, उसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। यहां पे आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे देखिए, भारत के मानचित्र में निम्न अंकित कीजिए। यहाँ पर मतलब आपको भूगोल का पूछ लिया गया, ठीक है ना, भूगोल जो सब उसमें है आपका, कि भारत की 5 प्रमुख खनिज पेटियां कौन सी, ये आपको पूछ लिया गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मानचित्र 25, देखिए जो 24 क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 24 से आपको जो है भूगोल का पूछना स्टार्ट कर देगा। 25 क्वेश्चंस में आपको जो है मैप पूछेगा, मतलब कि मानचित्र में दिल्ली दर्शाइए, लखनऊ दर्शाइए, कानपुर कहाँ पे है, बनारस कहाँ पे है, या फिर अमृतसर कहाँ पे, बंबई कहाँ पे, जयपुर कहाँ पे, ये आपको सिर्फ चिन्हित करना होगा मानचित्र में। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे ये सब चिन्हित करना रहता है। इसके बाद 26 क्वेश्चन है, वो जो है 26वां क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप कम से कम 12 से 15 पॉइंट उसमें लिखे, और आसानी से बन भी जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में कितनी सारी उपलब्धियां है, आप लिखते लिखते आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, इतनी सारी उपलब्धियां है। तो सीधी सी बात, आप 2 पेज तो आराम से ही लिख सकते हो इस क्वेश्चन पे, है कि नहीं। इसके बाद हमीरदेव चौहान की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में वर्णन कीजिए। हमीरदेव, अगर इन तीनों में से अगर मुझे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता इन तीनों में से, तो मैं ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता। क्यों ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, कि जब आपने अगर बुक में पढ़ा होगा, तो हमीरदेव चौहान के बारे में आपको एक दोहा लिखा हुआ है कि हमीर हट तिरिया तिल, इस प्रकार का आपको कुछ एक दोहा लिखा हुआ है। तो मैं जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, तो इस क्वेश्चन के सबसे स्टार्टिंग में वो दोहा लिख देता। उस दोहे से लिखने से क्या होता कि एक अलग इफेक्ट पड़ता, वो टीचर सोचता, जो पेपर चेक करने वाला है वो सोचता कि अरे वाह क्या मिला। मतलब जब भी हम आंसर लिखने के लिए किसी दोहे का सहारा लेते हैं,
किसी कविता का, किसी पंक्ति का सहारा लेते। देखिए ये जो क्वेश्चन है निबंधात्मक क्वेश्चन है, मतलब आपको इसमें निबंध के रूप में लिखने अच्छे से, आपको इंफॉर्मेटिव। तो आप इसमें जितना अपना दिमाग लगा के लिखोगे ना, बुक की भाषा छोड़ दीजिए, बुक में क्या लिखा है, बुक को सिर्फ एज ए रेफरेंस के लिए यूज कीजिए, लेकिन लिखिए आप अपने मन से ही। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है, देखिए ये 28वां क्वेश्चन है आप ये पे। तो इस प्रकार जो है टोटल 28 क्वेश्चन होंगे और इन 28 क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। हालांकि अभी टाइम जो है हो भी गया है, 15 मिनट से ऊपर का समय हो गया है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पेपर किस प्रकार से बनने वाला है, आपको क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको सही से एकदम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम जल्द से जल्द ऐसे बहुत सारे वीडियो से अवगत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।